हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और आज जो नया टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था। आज के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या है और वर्ण व्यवस्था के क्या क्या लाभ या फायदे हैं और वर्ण व्यवस्था के क्या क्या दोष हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण शब्द संस्कृत की व्रय धातु से निकला है। वर्ण शब्द जो है संस्कृत की व्रय धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना या चुनाव करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्ण करना या चुनाव करना। मतलब किसी वृत्ति अथवा व्यवसाय का चयन। मतलब हर व्यक्ति में जो है अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है, अलग अलग प्रकार की रुचि होती है और उसी रुचि के हिसाब से जो है व्यक्ति अपनी वृत्ति या व्यवसाय को चुनना है। तो वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है। एक अर्थ जो वर्ण शब्द का होता है वो होता है रंग। वर्ण शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है वो रंग होता है। और वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल में जो शुरुआती अर्थ में जो है वर्ण शब्द का प्रयोग जो है रंग के लिए ही हुआ था। किसके लिए हुआ था? रंग के लिए हुआ था। जब आर्य बाहर से आए थे, आर्यों का रंग जो है श्वेत वर्ण था, वो गौर वर्ण के थे और यहाँ के जो मूल निवासी थे वो कृष्ण वर्ण या काले रंग के थे। तो अपने लिए जो है उन्होंने गौर वर्ण और जो यहाँ के मूल निवासी है उनके लिए कृष्ण वर्ण का तो शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार हम अगर इनके शाब्दिक अर्थ और पारिभाषिक अर्थ देखें तो इनका जो या तो वृत्ति या व्यवसाय के लिए इसका प्रयोग किया गया था या इसका रंग के लिए प्रयोग किया गया था। हम जो है वर्णों के बारे में जानते हैं कि वर्ण कितने थे और उनके कार्य क्या क्या थे। तो सबसे पहला वर्ण जो आता है वो था ब्राह्मण वर्ण। कौन सा था? ब्राह्मण वर्ण। और ब्राह्मण वर्ण में सात्विक गुण पाया जाता था। कौन सा गुण पाया जाता था? सात्विक गुण पाया जाता था, जो ज्ञान का प्रतीक था, त्याग का प्रतीक था। और इनके जो मुख्य कार्य थे, ब्राह्मण वर्ग के जो मुख्य कार्य थे वो था यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना जो है इनका प्रारंभिक कार्य था। दूसरा जो कार्य था वो था दान देना और दान लेना। देखो, दान देना और दान लेना इनका कार्य था, लेकिन बाद में जाके जो है केवल इनका कार्य हो गया दान लेना। देना जो है क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का कार्य हो गया। अगला जो कार्य है वो है वेदों का अध्ययन और अध्यापन। वेदों का अध्ययन और अध्यापन का कार्य जो है ब्राह्मण वर्ण का था। अब हम बात करते हैं अगले वर्ण की। अगला वर्ण जो है वो है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण में जो है सात्विक और राजसिक गुणों की जो है प्रधानता थी। सात्विक गुण तो थे ही, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं था जितना ब्राह्मण वर्ग में था। इनमें राजसिक गुण ज्यादा था। राजसिक गुण जो है वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक था। और इनका जो कार्य था वो था रक्षा करना। मतलब उस समय जो है जब आर्य बाहर से आए थे तो उनका जो है यहाँ के मूल निवासियों से संघर्ष हुआ था। तो उन संघर्ष में जो उनकी रक्षा करने का जो कार्य कौन करता था? क्षत्रिय वर्ग करता था। इसके अलावा यज्ञ करना, मतलब यज्ञ जो करवाना जो कार्य था क्षत्रियों का था। और यज्ञ को जो संपादन करने का कार्य करते थे वो ब्राह्मण करते थे। अगला जो कार्य था वो था दान देना। ब्राह्मण वर्ग को जो है दान देना कार्य कौन कौन करता था? क्षत्रिय वर्ग करता था। अब हम बात करते हैं अगले वर्ण की, वो है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण में जो है राजसिक और तामसिक गुण पाए जाते हैं। तामसिक गुणों और राजसिक गुणों का मिश्रण था। मतलब पूर्ण रूप से कोई गुण नहीं था, कुछ कुछ मात्रा में इनमें गुण था। भगवत गीता के अनुसार वैश्यों का मुख्य कार्य वार्ता बताया गया है। भगवत गीता में जो है इनका मुख्य कार्य क्या बताया गया है? वार्ता बताया गया है। वार्ता का मतलब क्या है? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य गतिविधियां जो होती है वो वार्ता में शामिल होती है। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य गतिविधियां जो है वार्ता में शामिल होती है और ये वैश्य वर्ण का कार्य था। इनमें जो मुख्य कार्य, पहला कार्य था उत्पादन करना। इनका मुख्य कार्य क्या था? उत्पादन करना। उत्पादन कार्य चाहे पशुपालन से करे चाहे कृषि से करे, इनका मुख्य कार्य उत्पादन करना था। फिर उत्पादन से जो पैदावार होती थी उनका संग्रहण करना इनका कार्य था। इसके अलावा अध्ययन करना भी इनका कार्य था। मुख्य रूप से तो ब्राह्मण वर्ग का कार्य था, लेकिन वैश्य वर्ण भी अध्ययन कार्य कर सकता था। अगला जो कार्य था दान देना। इनका जो ब्राह्मण वर्ग को जो है दान देने का कार्य होता था। अगला वर्ण जो है वो है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का जो कार्य था बाकी तीन वर्णों की सेवा करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की जो है सेवा करने का कार्य कौन करता था? शूद्र करता था। हालांकि बाद में हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है इनको वार्ता का अधिकार भी दे दिया गया था। पशुपालन, कृषि, वाणिज्य वगैरह भी वो कर सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो कार्य था वो बाकी वर्णों की सेवा करना था। तो ये तो हो गई वर्णों की बात, की वर्णों और चार वर्णों की और उनके कार्यों की। अब बात करते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था जो मुख्य विवाद का विषय बनी हुई है, जो रोचक विषय बना हुआ है, उस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में।
जो पहला सिद्धांत है वो है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से, महाभारत से और गीता से। ऋग्वेद, महाभारत और गीता में जो है हमें देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऋग्वेद ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित श्लोक मिलता है उसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुख मासीद बाहु राजनम कृत उरु तदस्य यद वैसे पदम्भ्या सुडोडजयात। तो इस जो श्लोक का अर्थ है कि विराट पुरुष के मुख अरविंद से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और बाहु या भुजाओं से जो है क्षत्रिय की, और जंघाओं से वैश्य की, तब पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। अब जैसे मुख का जो कार्य क्या होता है? पढ़ना, प्रवचन करना या भाषण देना होता है। अतः ब्राह्मणों का कार्य क्या हो गया? वेदों को पढ़ना या पढ़ाना माना गया। और चूंकि क्षत्रियों की जो उत्पत्ति है वो आपके भुजाओं से हुई है, और इस प्रकार जो है क्षत्रियों का कार्य क्या हो गया? युद्ध करना हो गया। और वैश्यों की उत्पत्ति जो जंगों से बताई गई है, तो वैश्यों कार्य का हो गया, क्या हो गया? उत्पादन करना हो गया। और उत्पादन में जो है कृषि कार्य और व्यापार जो है वो मुख्य रूप से करते थे। शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताई गई है, और पैरों का कार्य क्या है? शरीर को चलाना, शरीर को गति प्रदान करना। तो इस प्रकार सारा का सारा भार जो शरीर का पैरों पे होता है। तो इस प्रकार बाकी तो 3 वर्ण है, उनकी सेवा का कार्य जो है शूद्रों को दिया गया। अब जो है गीता में इसके बारे में कहा गया है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो वर्ण व्यवस्था की रचना मैंने खुद ने की है, उसका कर्ता और विनाशक भी मैं हूँ। तो इस प्रकार इससे पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था देवी उत्पत्ति हुई है वर्ण व्यवस्था की। इसके अलावा जो मनु है वो भी कहता है कि ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। जो मनु जो है इसके बारे में मनु स्मृति में बताता है। पुराणों में भी जो है इसकी देवी उत्पत्ति बताई गई है, लेकिन इसमें जो है ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु को जो है वर्ण व्यवस्था का जन्म बताया गया है। ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु को जो है इस व्यवस्था का जन्म बताया गया है। विष्णु पुराण में जो है वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए बताया गया है कि भगवान विष्णु के जो मुख, बाहु, जंघा और पैर से जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार जो है ये वर्ण व्यवस्था देवी उत्पत्ति सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत है वो है रंग सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है? रंग सिद्धांत। महाभारत में भृगु ऋषि बताते हैं कि क्षत्रिय लोहित या लाल वर्ण वालों को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया है। मतलब क्षत्रियों का रंग क्या बताया गया? लाल रंग बताया गया है। ब्राह्मण जो है गौर वर्ण वाले थे, उनको इस श्रेणी में रखा गया है। और वैश्य जो पीत या पीला वर्ण के थे, उनको इस रंग में रखा गया, इस वर्ण में रखा गया है। और शूद्र जो है काले रंग के थे, उनको इस वर्ण में रखा। तो इस प्रकार जो है आपके क्षत्रियों को लाल रंग का माना गया है, और ब्राह्मणों को जो है गौर वर्ण का माना गया है, और वैश्यों को जो है पीत या पीले वर्ण का माना गया है, और शूद्रों को काले वर्ण का माना गया है। किसके अनुसार? वर्णों की उत्पत्ति के रंग सिद्धांत के अनुसार। अगला सिद्धांत है वो है द्विज सिद्धांत। द्विज सिद्धांत के अनुसार आदिकाल में ब्रह्मा से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्हें द्विज कहकर पुकारा गया, और यह द्विज ही जो है आगे चलकर 4 वर्णों में विभाजित हो गए। मतलब ब्रह्मा से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, केवल एक ही वर्ण था पहले, लेकिन बाद में इन्हीं ब्राह्मणों से जो है आगे चलकर जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति हो जाती है। हम देखते हैं जो व्यक्ति द्विज धर्म पर डटे रहे वह ब्राह्मण कहलाए। जो त्याग और तपस्या की मूर्ति थे, है ना, दान दया सारे जो गुण थे उनमें, वो क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। लेकिन जिन लोगों में बाद में जाके साहस, रूखापन या शासन करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई, वो क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। जो द्विज धर्म से उदासीन होकर कृषि, पशुपालन और व्यवसाय में लीन हो गए, वो वैश्य कहलाए। ठीक है, कुछ लोग जो है कृषि, पशुपालन और व्यवसाय करने लग गए, वो क्या कहलाए? वैश्य कहलाए। और जिन व्यक्तियों ने जो है द्विज धर्म को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया और मनचाही व्यवसाय करने लग गए, उनको क्या कहा जाने लगा? शूद्र कहा जाने लगा। तो इस प्रकार ये जो आपके वर्णों की उत्पत्ति का द्विज सिद्धांत था। अब हम बात करते हैं गुण सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न मानवीय गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। गीता में भी कृष्ण ने बताया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है गुण या कर्म के आधार पर की गई है। गुण 3 बताए गए हैं: सतोगुण सत्य, रजोगुण रज, और तमोगुण। मतलब मानव प्रवृत्ति में जो है 3 गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं मानव शरीर में: सतगुण, रजगुण और तमोगुण। सतोगुण जो है ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण राग या आसक्ति का प्रतीक है, और तमोगुण जो है अज्ञान या अंधकार का
प्रतीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई न कोई गुण अवश्य होता है, और गुणा प्रकृति संभव, मतलब प्रत्येक प्राणी में कोई न कोई गुण प्रभावी होता है। अतः जिनमें सत्व की प्रधानता है वो ब्राह्मण कहलाए, रज की प्रधानता है वो क्षत्रिय कहलाए, और रज और तम की प्रधानता है वो वैश्य कहलाए, और जिनमें केवल तम की प्रधानता थी वो शूद्र कहलाए। मतलब ब्राह्मण वह है जिनमें सत्गुण की प्रधानता है, और जिनमें रज गुण की प्रधानता है वो क्षत्रिय है, और जिनमें रज और तम की प्रधानता है वो वैश्य, और जिनमें केवल तम की प्रधानता है वो शूद्र कहलाए। अब अगला जो सिद्धांत है वो है कर्म सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण व्यवस्था का संबंध मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों से है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वो उसी वर्ण का माना जाता है। अन्य शब्दों में वर्ण भेद जन्म से नहीं कर्म से निश्चित होता है, मतलब जन्म से नहीं है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसका वर्ण निश्चित होता है। प्रारंभ में जो लोग उच्च कार्यों में लगे हुए थे उन्हें उच्च वर्ण का माना जाने लगा, और जबकि निम्न कार्यों में लगे हुए थे उनको निम्न वर्ण का माना जाने लगा। ऋग्वेद में भी एक स्थान पर एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, तब मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है, और सादर भिन्न किंतु सभी धन की कामना करते हैं। मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो वैसे ही वर्ण का हो जाता है। मतलब जन्म के आधार पर कोई वर्ण नहीं है, कर्म के आधार पर व्यक्ति का जो वर्ण है वो निश्चित होता है, वर्ण के जो वर्ण की उत्पत्ति के कर्म सिद्धांत के अनुसार। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के महत्व और गुणों की। पहला है व्यक्तिगत उन्नति का अवसर। देखो वर्ण व्यवस्था से जो है व्यक्तिगत उन्नति का अवसर मिलता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और गुणों के अनुसार जो है प्रोग्रेस कर सकता है। मतलब जिस व्यक्ति में जैसा गुण है वो उसी हिसाब से जो है वर्ण धारण कर सकता है और अपनी उन्नति कर सकता है। दूसरा जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखो समाज में जो है मुख्य रूप से 4 शक्तियां होती है: ज्ञान शक्ति, राज्य शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति। अगर इनका एक जगह केंद्रीकरण हो जाता है तो निरंकुशता और शोषण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर इनका शक्तियों विकेंद्रीकरण कर दिया जाए तो समाज जो है निर्बाधित रूप से विकास करता है। अब बात करते हैं अगला जो लाभ है इसे, वह श्रम विभाजन और विशेषीकरण। अगला है समाज में संघर्षों का मिटना। जब व्यक्तियों को जो है अलग अलग कार्य सौंप दिया गया ना, अब अपने गुण के हिसाब से वो अलग अलग कार्य करने लग गया, तो समाज में संघर्ष नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपने योग्यता के अनुसार कार्य कर सकता है, तो इस प्रकार संघर्ष नहीं होगा। अब है सामाजिक अनुशासन। सामाजिक अनुशासन भी जो है इससे बढ़ेगा, कि सामाजिक अनुशासन इस प्रकार बढ़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तो इस प्रकार समाज में जो है शिष्टता और अनुशासन बना रहेगा। तो ये तो बात हो गई वर्ण व्यवस्था के महत्व और गुण की। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के दोष की। देखो वर्ण व्यवस्था में कई प्रकार दोष ही है। वर्ण व्यवस्था के दोषों के दोष इस प्रकार है। देखो वर्ण व्यवस्था की वजह से जो है समाज 4 भागों में विभक्त हो गया, और लोगों में जो सामुदायिक और संकुचित भावना आ गई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हुई, और विदेशियों को जो है देश को गुलाम बनाने में आसानी हुई। ठीक है, और इसके अलावा जो है समाज का एक बहुत बड़ा भाग था शूद्र, जो है अपने समुचित अवसर उनको नहीं मिल पाए, और वो जो है वो मुख्य धारा से वंचित हो गए। इसके अलावा जो है वर्ण व्यवस्था की वजह से समाज में अस्पृश्यता और शोषण का जन्म हुआ। ठीक है, और आज भी जो है एक ही वर्ण से संबंधित विभिन्न जातियां जो है राजनीतिक स्वार्थों के लिए संगठित होकर जो है प्रजातंत्र के स्वस्थ विकास में बाधा पैदा करती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, उसके गुण या लाभ और उनके दोषों के बारे में अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।